फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, बिकॉज इस पे क्लास 10th 11th 12th की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सीबीएसई की वो आपको मिलती है। और क्लास 10th की आपको एसएसटी पढ़ाई जाती है और 11th के अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ और 12th के भी अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ और इको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और क्लास 10th का मैं वादा करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम इस चैप्टर को। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं हिंदी मीडियम ही पढ़ाता हूं और हिंदी मीडियम ही सही रहता है मेरे लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चैप्टर है ना, ये हिंदी में मेरे को मिल नहीं रहा था इसका, और विदाउट कॉपीराइट पिक्चर्स मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इंग्लिश में ही ले लिया। बट हाँ, ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इसको मेरे से पढ़ लिया तो आपको हिंदी और इंग्लिश कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और आप इसको आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है। देखिए, इस चैप्टर को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो प्राइमरी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, टर्टियरी क्षेत्र, ये क्या है, ये नेचर के हिसाब से है। फिर हम एम्प्लॉयमेंट के आधार पे बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर हम ओनरशिप के आधार पे बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है? 9th में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ ये पढ़ा था। ओके, 10th में आने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले, इसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में आपको पहले ही बता दूं, नहीं तो आपको लगेगा मैं इसमें बस यही बताने वाला हूँ। तो इसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मनरेगा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मनरेगा। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ क्लियर होगी आपकी। ठीक है, तो डाउट नहीं रखिएगा कोई भी, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। समझते हैं अब। देखिए, तो नेचर के हिसाब से 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे 2 क्षेत्र में बांटा गया है और ओनरशिप के आधार पे 2 क्षेत्र में बांटा गया है। पर इससे पहले हम एक इकोनॉमिक का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आता है, वो समझते हैं। देखिए, एक बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने का थोड़ा समय बचेगा हमारा। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पूरा लिख लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो धन कमाने के उपलब्ध से किया जाए। ठीक है, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो धन कमाने के उद्देश्य से न किया जाए, वेलफेयर के लिए करा जाता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ गया, मान लीजिए बिजनेस है, आपका कोई दुकान है, आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जैसे एनजीओ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया क्योंकि इस चैप्टर में ये सेगमेंट आपको दिखता है। ओके, स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए, हम पहले समझ लेते हैं नेचर वाला, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी क्या है, फिर हम समझेंगे ये दोनों क्या है, फिर हम समझेंगे ये दोनों क्या है। बिल्कुल आराम से आपको सारा चैप्टर समझ में आने वाला है स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और समझो मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं पहले आपको बेस, अभी कहते हैं ना घर बनाने से पहले क्या बनाते हैं, वो ने को करते हैं ना, बेस बनाते हैं, तो वही मैं आपका बेस बना रहा हूँ अभी। समझिए, अब हम एक एक सेगमेंट को समझते हैं, एक एक सेगमेंट को। हाँ, तो ये है हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो पहला सेगमेंट है। ठीक है, पहला देखिए, इसमें भी मैंने लिख रखा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, जो हम पहले वाला पढ़ते हैं। फिर सेकंड, अब इसको यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी को हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र और टर्टियरी को हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र, या कि प्राइमरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से और टर्टियरी को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये है क्या, देखिए, हम नेचर के बेसिस से भी पढ़ रहे हैं ना, नेचुरल मतलब नेचर के बेसिस जो मेजर माने जाते हैं वो यही 3 सेक्टर माने जाते हैं। बाकी वो एम्प्लॉयमेंट के आधार पे, प्राइवेट और ओनरशिप के आधार पे, तो वो एक अलग सेक्टर हो जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहे जाते हैं, पर उसको पढ़ना आपको ज़रूरी है। पर ये जो है ये मेजर है, इनको आप समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे चैप्टर के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो भी प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होती हैं प्रकृति द्वारा, वो चीज़ें इसमें आती हैं, वो आते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, इन्हीं को रॉ मटेरियल मानकर यहाँ पे उपयोग किया जाता है और इनको प्रोडक्शन किया जाता है। और टर्टियरी में क्या होता है, इनको लाने के लिए, मान लीजिए यहाँ से फिशिंग की गई, यहाँ से एग्रीकल्चर किया गया, तो गेहूँ उत्पादन किया गया। क्या उत्पादन किया गया, मान लीजिए गेहूँ उत्पादन किया गया, तो गेहूँ को ले आएगा कौन, गाड़ी ही तो ले आएगी ना, परिवहन नहीं तो लाएगा, हाथ से उठा के तो एक मुट्ठी लाएंगे नहीं, एक मुट्ठी से तो बनेगा ही नहीं बिस्किट। तो क्या होगा, लाना पड़ेगा ज़्यादा रूप में, तो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो गाड़ियाँ क्या करती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं। मान लीजिए मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, टर्टियरी सेक्टर हो जाएगा। मैं आपको बीमा, इंश्योरेंस ये सब दे रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, टर्टियरी सेक्टर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, टर्टियरी मतलब सेवा क्षेत्र,
सेवा, जो भी बैंकिंग सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं क्षेत्र हैं, वो क्या हो जाती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल होता है, वो क्या होता है, टर्टरी सेक्टर में आता है। और यहाँ प्राथमिक में क्या आता है, जो भी प्रकृति द्वारा डायरेक्ट हमें मिले, हम मतलब उसको उपयोग करें, प्रकृति से हमें मिल रहा हो, वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करके सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए इंडस्ट्री, बिस्कुट बनाने की कंपनी है, लकड़ी बनाने की कंपनी है, गाड़ी बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है। मान लीजिए आपने प्राइमरी सेक्टर में कॉटन उगाया, यानी कपास, ठीक है, वो कहाँ गया, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में ले कौन गया, परिवहन लेके गया, तो टर्टरी सेक्टर आ गया ना बीच में। और यहाँ पे क्या हुआ, लेके गया और यहाँ पे दे दिया, तो इसने कपड़े बना दिए कॉटन से। और यहाँ पे गेहूं लेके गया तो बिस्किट बना दिया, लकड़ी लेके गया तो गाड़ी बन गई, ठीक है, चेयर बन गई। तो यहाँ पे ले जाने में भी यहाँ कार्य हो रहा है, अब इसको बेचने के लिए भी तो परिवहन का आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अब जिस सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जा रहा है सबसे ज़्यादा जीडीपी में। अभी हम जीडीपी को भी समझेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर में आपका जीडीपी भी है। तो इस टर्टरी सेक्टर का अभी जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में किसका है, टर्टरी यानी कि तीसरे सेक्टर का है। लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पे 41% के करीबन या 31% के करीबन यहाँ पे इसका योगदान है। ठीक है, अभी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पे हम 31% मानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का अभी प्रेजेंट टाइम में 20 से 21% कहा जाता है, और इसका 41% करीबन, इसका 31%। ठीक है, ऐसा कुछ सेगमेंट यहाँ पे हमें मिलता है। आगे हम देखेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या समझ लिया भाई, हमने अपना ये समझ लिया नेचर के बेसिस से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी होते हैं। अब हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस से, क्योंकि इस चैप्टर में है ना, आपके बुक लेकर बैठे होंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसको समझ लेते हैं आराम से। तो देखिए, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, एक आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को कहते हैं संगठित क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संगठित, संगठित, ठीक है, संगठित लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जगह का है। इसको बोलते हैं असंगठित, 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 ठीक है, असंगठित और संगठित। समझ गए आप बात। यहाँ ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग कार्य करते हैं जिनको नियमित रूप से वेतन मिलता है, महीने के एकदम करेक्ट डेट पे आपको फीस मतलब सैलरी आ जानी है, आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहेगा, आपको लात मार कर भगाया नहीं जा सकता, आपके पास एक इंश्योरेंस होगा, आपके पास एक पावर होगी। पर जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात कर रहा है ना भैया, यहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज्ड वाली ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे नियमित वेतन भी नहीं होता, यहाँ पे कोई काम का भरोसा नहीं है, आज कराया कल नहीं कराया। तो अब इससे आप समझ रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग प्राइवेट रूप से कार्य करते हैं। देखिए, प्राइवेट रूप में क्या है, आपका कोई फीस क्लियर नहीं है, आज काम चला कंपनी का तो आपको रख रखी है। मान लीजिए कंपनी लॉस में है तो वो निकालती चली जाएगी, चलो भाई बाद में आना या फिर मत आना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है, सरकार को अगर जॉब दे दी तो सरकार उसको नहीं निकाल सकती, जब तक सरकार भी नहीं निकाल सकती अगर कोई वो इलीगल काम या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी एज ना हो जाए, ठीक है, रिटायरमेंट ना हो जाए। तो हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कह सकते हैं दोज प्लेसेस वर्क वेयर द टर्म एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, पीपल हैव अस्योर्ड वर्क। क्या कह रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे होता है और अस्योर्ड वर्क होता है, मतलब आपको भगा नहीं सकते, अस्योर्ड होगा। यहाँ क्या करें, स्मॉल होगा, पहली बात तो काम स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट ऑफ वर्क विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लार्जली यानी गवर्नमेंट पे इसका लीगल तरीके से तो हाथ होगा, पर आपका जो जॉब होगा, वो करने का समय जो होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, एक प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा। इसको आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब क्या होती है, सरकारी जॉब। बस इतना आप समझ लीजिए, इसके आगे आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, रियलिटी बताऊँ तो। और बढ़िया से आप पेपर में लिख भी सकते हैं। ओके, अब हम समझेंगे हमारा तीसरा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या है, एक सेकेंड। अब हम समझेंगे यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ईजी है। अभी आपने जैसे समझा ना कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, उसी प्रकार से समझ लीजिए पब्लिक सेक्टर वो होता है जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस पर किसका अधिकार हो, गवर्नमेंट का अधिकार हो, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता हो। पर प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिस पे गवर्नमेंट का लीगली रूप से तो अधिकार होता है, पर डायरेक्ट रूप से अधिकार नहीं होता है। अब हम इसको समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं।
द सेक्शन ऑफ नेशन इकोनॉमी विच अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वेदर इज सेंट्रल स्टेट लोकल इज नॉन इन द पब्लिक सेक्टर। कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है या लोकल का होता है वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट द सेक्शन नेशन इकोनॉमी विच ओन्ड बाय कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज नोन एज अ प्राइवेट सेक्टर। क्या कह रहा है भैया कि जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो भी प्राइवेट बंदा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपना पैसा लगाकर एक कंपनी बनाता है, उस पर सरकार का कोई वो नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, अधिकार नहीं है सरकार का। और जो सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर होते हैं, मान लीजिए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब क्या होते हैं, इनके जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, ये क्या होता है, इनका उपयोग मन करता है भैया, इनका जो मेन मोटिव होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं द सर्व द सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब उनका मेन वर्क क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। समझ रहे हैं आप, समाज का कल्याण करना पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। आप देखिए जो समझा रहा हूँ ना, आप जब बुक में पढ़ेंगे तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना वही आपको वहाँ दिखेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट, नाम से ही दिख रहा है। देखो प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करे, जिससे वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम चला सके। क्योंकि जो बिजनेस है उसको क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए। बिना बिजनेस के पैसे को हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को तो अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। और जो ये फाइनेंस है ना, फाइनेंस विथ, ये बिजनेस का क्या होता है, आत्मा होती है। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि जो अर्निंग होती है प्राइवेट सेक्टर की, वो उनका मेन मोटिव होता है। इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि पब्लिक का कल्याण हो रहा हो। ये हॉस्पिटल बनाएंगे तो प्राइवेट बनाएंगे, लार्ज रूप में चार्ज करेंगे। देखिए एक पब्लिक सेक्टर का भी हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट आप जाते होगे, एक प्राइवेट भी होता है। आप यहाँ देखते होंगे फीस एकदम हाई है और यहाँ क्या है, लो है, लो में भी काम हो जा रहा है, और यहाँ पे हाई में भी काम कभी कभी नहीं होता या फिर बेहतर भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं रेज फ्रॉम मनी। ये क्या कह रहा है, रेज ऑफ मनी, अच्छा रेज मनी फ्रॉम, तो पब्लिक रेवेन्यू। अब देखिए पब्लिक सेक्टर भी भैया चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। आप क्या सोच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर फ्री में कैसे दे रहा है, हमसे जो टैक्स ले रहा है, हमसे जो टैक्स ले रहा है, एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, यानी केंद्रीय उत्पाद पे जो टैक्स लगते हैं, जीएसटी आप सुने ही होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो किस पे, वो कौन लेता है, पब्लिक सेक्टर ही तो जा रहा है, पब्लिक को ही तो जा रहा है। पब्लिक मतलब यहाँ लोग मत समझ लीजिएगा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं पब्लिक मतलब लोग समझ लेते हैं, आम इंसान। नहीं भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है, सरकार से है, सार्वजनिक से है। पब्लिक यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक, सार्वजनिक। तो याद रखिएगा यहाँ पे पब्लिक का मतलब सार्वजनिक है, यानी कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर से है। आगे हम देखते हैं, जैसे अब देखेंगे एरियाज, एरियाज देखेंगे पुलिस, आर्मी, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। समझ गए आप बात को। और यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या है भैया, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, जो भी चीज़ पब्लिक की होती है। जैसे पुलिस को नहीं बना सकती प्राइवेट सेक्टर में, पुलिस को ही सुना है आपने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो पुलिस बनाती हो, नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर के कुछ रूल्स हैं, कुछ क्षेत्र को छोड़ के ही प्राइवेट सेक्टर उसमें कार्य कर सकता है। जैसे कि पहले क्या होता था, हम अगर बात करें उदारीकरण की, तो हमारे देश में उदारीकरण आया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, वो अब भी आप पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन क्या होगा, उसमें क्या हुआ था, लाइसेंस हटा दिया गया कई चीज़ों पे, पर कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि अरे क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा हो गया, इन सब को छोड़कर बाकी सब पे प्राइवेट सेक्टर कार्य कर सकता है। ओके चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। जीडीपी क्या होता है, अब हम एक एक करके समझ। अब देखिए पहले आपको एक बार मैं फिर से ये चीज़ बता दूं कि जीडीपी समझने से पहले आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी समझना जरूरी है। प्राइमरी क्या होता है भैया, वीडियो कट कट के आ रही है मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको समझाना है। तो प्राइमरी क्या होता है भैया, देखो प्राइमरी में क्या होता है, रॉ मटेरियल, जो भी मैंने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर, फिशिंग, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, टर्टरी सेक्टर में उसी को बेचा जाता है, उसी को लाया जाता है, उसी को खरीदा जाता है। समझ गए आप। तो इन्हीं तीनों क्षेत्र को मिलाकर जो भी फाइनल गुड्स होते हैं उनको जोड़कर, उसकी आखिरी वैल्यू को जोड़कर उसी को जीडीपी कह देते हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आप इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एक बात आपको मैं बता दूं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, और यहाँ पे प्रोडक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो अपना देखेंगे हम हिंदी में हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये जीडीपी का एक फुल फॉर्म है। क्लियर है।
अब मैं आपको एक बार एक वर्ड में बता रहा हूँ ये जीडीपी होती क्या है। देखो भैया स्टूडेंट ध्यान सुनना इस बात को। एक मान लीजिए हमारा ये देश है, ठीक है, ये दूसरा देश है, ये मान लीजिए भारत है, इंडिया आई, और ये क्या है यूएसए यानी मान लीजिए अमेरिका है। अब जीडीपी को समझिएगा ध्यान से। हमारे देश में जितना भी उत्पादन एक साल के अंदर हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अब आप कहेंगे ये क्या बता दिए 1 जनवरी से स्टार्ट होता है? नहीं, जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर पर। देखिए ये आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। जीडीपी को जो माना जाता है वो किस में माना जाता है? फाइनेंशियल ईयर पे, यानी वित्तीय वर्ष पे। तो वित्तीय वर्ष कितना माना जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, तो हमने ये समझ लिया। इरेज वाला ऑप्शन यार पूरा हटाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। देखो ये हमारा देश हो गया, ये यूएसए हो गया, ओके, ये इंडिया हो गया। हमने मान लिया कि हमारा जो देश है वो पूरा उत्पादन कर रहा है, तीनों क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने 3 सेक्टर पढ़े उसके अंदर जितने भी उत्पादन हो रहे हैं और उसकी फाइनल वैल्यू, अभी फाइनल वैल्यू आपको समझाऊंगा, पहले जीडीपी समझिए। फाइनल वैल्यू को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। पर याद रखिएगा जीडीपी के अंदर मान लीजिए कोई यहाँ की कंपनी, यूएसए की कंपनी हमारे भारत में आती है और वो एलजी है मान लीजिए, कोई कंपनी है, और हमारे यहाँ क्या करती है? उत्पादन करती है, और हमारी यहाँ की कंपनी हमारी उत्पादन कर ही रही है। तो दूसरी कंपनी आई हमारे यहाँ उत्पादन कर रही है और हमारी कंपनी भी हमारे यहाँ उत्पादन कर रही है। तो इसका जो लास्ट में 1 अप्रैल 31 मार्च को जब कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को, तो देखते हैं कि कितना हमारे देश की जो है उत्पादन स्तर बढ़ गया। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ही यही हुआ कि हमारे देश का उत्पादन लेवल कितना बढ़ रहा है। देखिए उत्पादन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार कैसे बढ़ता है? जब उत्पादन जितना ज़्यादा होगा फिर कच्चा माल और लगेगा, उसको लाने के लिए लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेबर भी आएंगे, तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है? एक देश का अच्छा स्तर। तो जीडीपी आप समझे, जीडीपी 10th की जब आपको पढ़ाने लगते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, उसमें आपको ये नहीं बताता कि जीडीपी एक्चुअल में है क्या। वो ये बता के चले जाते हैं जीडीपी ऐसे ऐसे निकाली जाती है। भैया ये समझो जीडीपी का मतलब होता क्या है मेरे स्टूडेंट्स। जीडीपी का मतलब है हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे देश में किस प्रकार से उत्पादन तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा अभी हमारा जीडीपी के स्तर पर हमारा देश 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? इस चीज़ को भी आप याद रखें। हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पर है जीडीपी के मामले में? 5th नंबर पर है, अभी प्रेजेंट टाइम में 5th नंबर पर है, ओके। और इस पे यूएसए जो है वो 1st नंबर पर है, चाइना 2nd नंबर पे है, 3rd नंबर पे जापान है, 4th नंबर पर जर्मनी है, 5वें नंबर पर अपना भारत है। क्लियर है? और हमारा जो देश है पीपीपीपी के मॉडल पर, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर 3रे नंबर पर है, 3रे नंबर पर है। ये भी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अब देखिए जीडीपी आपको भाइयों समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं इसको आपको रुक के इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप समझ गए तो इस चैप्टर को पूरा समझ जाओगे। और वादा करता हूँ इस वीडियो को जिसने पूरा देख रहा होगा ना, उसको ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बेस बनाता हूँ, उसके बाद ही उसको लास्ट में ख़त्म करता हूँ। जीडीपी का मतलब क्या हो गया आप समझ गए? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक लेखा वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी उत्पादन हमारे देश के अंदर हो रहा है उसको क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। क्लियर है आपको? अब हम समझते हैं कि जीडीपी के अंदर कौन से गुड्स जोड़े जाते हैं। देखिए जीडीपी को क्या कहते हैं? गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या जोड़ता है? गुड्स एंड सर्विसेज जोड़े जाते हैं। तो देखिए एक देश के अंदर जितने भी साल भर में ना गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं, उससे जो पैसा आता है, उससे जो उत्पादन होता है, उसके आखिरी वैल्यू को ही जोड़ के जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो आखिरी वैल्यू कैसे क्या कहते हैं? अब समझिए, देखिए ये रहा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तो भैया इसको आप समझ गए तो पूरा आप इसको समझ गए होंगे। आप सोचे कि मैं छोड़ दूंगा कोई टॉपिक, नहीं, सब पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को आपको पूरा क्लियर कराना है। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, मैं इसको पढ़ने के अलावा मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें पढ़ें क्या। देखिए मान लीजिए आपको एक दुकान वाला है, ये एक कंपनी वाला है, ये एक किसान है, इसने कोई गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया, समझ लीजिए गेहूं का उत्पादन किया। ये गया किसको सेल कर दिया? इसने बेच दिया किसको? एक कंपनी वाली को जो बनाती है बिस्किट्स। क्या बनाती है? बिस्किट्स बनाती है, ठीक है, बिस्किट्स बनाती है। अभी बिस्किट कंपनी अब इसको बिस्किट बनाएगी, धर 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 बिस्किट बना दिया। अब ये जो बिस्किट कंपनी है वो किसको बेचेगी? थोक विक्रेता को बेचेगी। थोक विक्रेता को बेचेगी ना, तो थोक विक्रेता को बेचे या फिर कोई दुकान को बेचे या रिटेलर को बेचे, यानी कि अगर हम कह सकें यहाँ पे थोक व्यापारी को बेचे या फिर खुदरा व्यापारी को बेचे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं अभी थोक व्यापारी को बेचा है, थोक व्यापारी को बेचा, थोक व्यापारी ने किसको बेच दिया? रिटेलर को बेच दिया।
अब रिटेलर जो होगा वो जब कंज्यूमर को, हम लोग गए बिस्किट लेने, हमें जब बेचा तो उसका पैसा लिया, क्या लिया, पैसा लिया। अब आप समझ गए कि यहाँ पर गेहूं का दाम किसने लिया, किसान ने लिया। फैक्ट्री ने बनाया, अपना कॉस्ट जोड़ा, बेचा, यहाँ पर प्रॉफिट उसने कमाया जो भी, वो किससे, दुकान वाले से। दुकान वाले ने मान लीजिए थोक व्यापारी ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर में इसने भी तो अपना प्रॉफिट लिया होगा, 1-2 रुपये तो कमाया ही होगा। तो अब दुकान वाले ने, मान लीजिए दुकान वाले को 4 रुपये तक पड़ गया, अब 5वें रुपये में हमें बेच रहा है, तो 1 रुपये अब मान लीजिए वो भी कमा रहा है। तो समझ रहे हैं, जो ये आखिरी वैल्यू क्यों जोड़ते हैं, 5 रुपये क्यों जोड़ा, क्योंकि आखिरी वैल्यू जोड़ेंगे तो सारा एक में ही निकल जाता है। कई लोग कहते हैं इंटरमीडिएट क्यों नहीं जोड़ते, इंटरमीडिएट में ये पहले से ही तो इंक्लूड होता है ना मेरे भाई। अगर हम कहते हैं कि मैं यहाँ आके जोड़ लूँ, इसका दाम जोड़ूँ, यहाँ भी जोड़ूँ, यहाँ भी जोड़ूँ, यहाँ भी जोड़ूँ, ठीक है, तो वो फिर बात तो वही हो जाएगी ना। एक करते हैं लास्ट में जो फाइनल गुड्स होते हैं उन्हीं को जोड़ लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। देखिए, द गुड्स विच आर परचेज फ्रॉम रिसेल फर्दर प्रोडक्शन, यानी कह रहा है अभी प्रोडक्शन पूरी रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको क्या क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स लाई विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, मतलब अभी प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, ये जो गुड्स होते हैं ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी नहीं होते। फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। दीज गुड आर आउट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुके हैं। ये आप 11वीं में भी पढ़ते हैं, ठीक है, 11वीं के इकोनॉमिक्स में भी आप ये पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल। इंटरमीडिएट समझ लीजिए जो लकड़ी आप लेके आए, कुर्सी, मान लीजिए कुर्सी बनाने वाला एक बंदा है, चेयर बनाता है, वो बेचता है, तो चेयर बनाने के लिए पहले लकड़ी तो लेके आएगा ना, तो लकड़ी जो लेके आया और चेयर बनाया वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। और जब बेच देगा उसके अंदर अब कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, जब बेच देगा तो उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स है जो उसने बेचा। समझ गए आप बात को, क्लियर है। अब मैं इसमें कुछ और बता दूं आपको। अब हम बात करेंगे मनरेगा की, इस चैप्टर का एकदम आखिरी टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू में आता है, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग आंसर में आता है, शॉर्ट आंसर में आता है, पर आता है, कहीं ना कहीं आता है। और इस बार तो इसका वेटेज और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि भाई अब तो आप समझ रहे हैं पैटर्न कैसे बदल रहा है। हाँ, तो ये मनरेगा आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, आपके क्लास 10th में नहीं है ये चीज़ें, समझिए। देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ था ये आंध्र प्रदेश के अनवंती गांव था कोई सा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2009 में। ये आपको जो एक्ट दिख रहा है ये तो एक्ट है 2005, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2009 से। क्लियर है आपको, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो मनरेगा का कार्य क्या होता है दोस्तों, समझिए। ये होता है, इसको सरकार ने इसलिए स्टार्ट किया था, पहले इसका नाम नरेगा था, ये MG को हटा दीजिए, महात्मा गांधी हटा दीजिए, नरेगा था, तो अभी इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल, ये चीज़ें हैं, पर पहले क्या था, नरेगा था। तो याद रखिएगा, इसका जो कार्य होता है वो 100 दिन तक के लिए काम प्रोवाइड करना होता है। जो रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट छात्र हैं या अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो जिनको कार्य नहीं मिल रहा है, उनको कार्य देना, ठीक है। अगर वो 15 दिन के अंदर कार्य नहीं देते हैं तो उनको रोजगार भत्ता, ये देखिए, वेज जेंडर पैरिटी दिया जाता है, वेज जेंडर पैरिटी यानी रोजगार भत्ता दिया जाता है। उसके बाद उसके बाद इसमें क्या है, वर्क विद इन 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर कार्य को दिया जाता है। कितना बढ़िया चीज़ है ना, इतना इजी वे में आपको कोई अभी तक समझाया था। देखिए समझिए, मनरेगा का कार्य क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये 100 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को जो ग्रामीण रूप से गरीब है, ग्रामीण रूरल एरियाज़ में, उनको क्या करता है, 100 दिन के लिए काम देता है। अगर नहीं दे पाता है 15 दिन के अंदर तो रोजगार भत्ता देता है, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर देता है, डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देता है, अप्लीकेबल ऑल डिस्ट्रिक्ट। अब बता देते, जब स्टार्ट हुआ था तो 625 डिस्ट्रिक्ट में ये अभी रेगुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे 1/3 जॉब्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, यानी 33% किसके लिए रिजर्व होती हैं, अपनी वुमेन्स के लिए। वुमेन इसमें क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन्स हैं रूरल एरियाज़ में, उनको 33% जो है, मान लीजिए 100 अगर लोग हैं उसमें से 33 जो है लड़कियों का ही होगा सीट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन पंचायती राज, ये किसके अंदर कंट्रोल में आता है, पंचायती राज के कंट्रोल में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझा दिया मैंने। और एक बात और बता दूं, किसको जब स्टार्ट किया गया था तो 2005 में ऐसा एक्ट आया था, 2009 में ये स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 आंध्र प्रदेश के, आप कह सकते हैं वहाँ अनवंती कोई गांव है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एग्रीकल्चर मतलब अलाउंस, ठीक है, ऐसे करके है इसका, आप समझ गए होंगे। अगर मैं
ये चीज़ कहूँ कि ये कार्य क्या करता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं मिला तो इसको बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाता है। 100 दिन का काम दिया जाता है रूरल एरियाज़ में। हो गया, आपको ईज़ी वे में मैंने समझा दिया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जीडीपी क्या होती है, मनरेगा क्या होता है, हर एक चीज़ समझा दिया। इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अभी तक की मेरी जितनी वीडियो बनी है, आई थिंक उसमें सबसे लॉन्ग वीडियो यही है। तो आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज़ अब आपके क्लास 10th के जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं सब आपको इस पे मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, उस पे आपको सारा मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।